हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान पर। फ्रेंड्स, यह क्लास 12 के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जा करके वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में परीक्षार्थ संकरण के बारे में, और इसके आधार पर जो मेंडल ने अपनी एक जीन की वंशागति का जो प्रयोग किया था उसके आधार पर उन्होंने जो नियम दिया, जैसे विसंयोजन का नियम है या प्रभाविता का नियम है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, ये सब जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर आपको ये 12th का जो बायोलॉजी है वो बिहार बोर्ड के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैं सोच रहा हूं कि अगले वीक से आपको बिहार बोर्ड का जो पिछला 10-12 साल का क्वेश्चन आंसर है उसको मैं करा दूं। आपके क्या विचार है, आप भी उसको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त होगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस के बारे में। देखिए, मेंडल ने, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था पिछले वीडियो में, कि मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे लिए थे और उसके लिए उन्होंने दोनों के बीच में क्या कराया था, क्रॉस कराया था, यानी संकरण कराया था दोनों के बीच में। क्रॉस कराने से उनको पहली पीढ़ी में क्या हुआ था कि सभी जो पौधे थे, 4 पौधे मान लीजिए कि प्राप्त हुए, तो चारों पौधे कैसे प्राप्त हुए थे, तो चारों पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसी को फिर दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराया, यानी F1 पीढ़ी उसको उन्होंने कहा F1 पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में क्या हुआ कि जो एक जीव था, ये टी जो कैपिटल है वो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि लंबा पौधा है, और ये जो छोटा है वो दिखा रहा है कि बौना पौधा है। ठीक है, ये दिखा रहा था कि बौना है। तो इन दोनों के बीच जब उन्होंने संकरण कराया तो उनको पता चला कि पहली पीढ़ी में क्या होता है, कोई एक ही लक्षण अभिव्यक्त होता है, यानी पहली पीढ़ी में जैसे लंबा पौधा का लक्षण अभिव्यक्त हुआ, यानी पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे बने। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसमें से कोई 2 पौधा लिया, F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का, और इसके बाद इन्होंने फिर इनमें परागण कराया। हम मान लेते हैं कि उन्होंने क्या किया, इसके बीच क्या किया, परागण कराया, इसमें 2 पौधे लिए और उसके बीच परागण की क्रिया कराई। तब क्या हुआ, इसमें से उनको पता चला कि इस बार जो पौधे प्राप्त हुए, एक जो पौधा प्राप्त हुआ वो शुद्ध लंबा था, 2 पौधे थे वो मिश्रित लंबे थे, तीसरा पौधा था वो क्या था, शुद्ध बौना था, यानी पूरा बौना था। 4 पौधे प्राप्त हुए। अब उन्होंने ये जांचने के लिए कि जो पौधे बड़े हो रहे हैं या फिर छोटे हो रहे हैं, आखिर वो कैसे उनका एलील निर्धारित हो रहा है, कैसे वे लंबे हो जा रहे हैं, कैसे छोटे हो जा रहे हैं, और फिर ये तो जो बाहर से देखने से पता चल रहा है कि वो लंबे हैं कि छोटे हैं, तो जो बाहर से देखने से पता चल जाता है उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी, फिनोटाइप कहते हैं। और जो अंदर से ये सारे एलील हैं जो देखने से पता नहीं चलते हैं, इसको कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप। तो अब देखिए, देखने से तो आप किसी पौधे का फिनोटाइप का पता लगा सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप का पता नहीं लगा सकते। इसलिए मेंडल ने जीनोटाइप का पता लगाने के लिए परीक्षार्थ संकरण किया, और उसके लिए उन्होंने कैसे किया वो चलिए अब आप इस स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, आपको वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जीनोटाइप का पता लगाने के लिए मेंडल ने F2 पीढ़ी के लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराया। यहाँ पे अब देखिए, आप यहाँ पे एक देखिए, इसका हमें जीनोटाइप पता करना है। देखिए यहाँ पे जीनोटाइप इसका अज्ञात है, तो हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है, लेकिन ये पता है कि ये गुलाबी रंग का पौधा है, मतलब गुलाबी रंग का पुष्प है। तो इसमें कौन सा जीनोटाइप हो सकता है, तो अगर गुलाबी रंग है तो इसमें 2 ही जीनोटाइप हो सकता है, या तो WW, यानी एक जो बड़ा वाला W है जो दिखा रहा है कि क्या है, ये बड़ा वाला W दिख रहा है प्रभावी है, और जो छोटा वाला W है वो अप्रभावी है। वैसे ही इधर देखिएगा तो दोनों बड़ा है, यानी ये क्या है, दोनों प्रभावी है। तो यही दोनों केस हो सकता है, या तो इसका जीनोटाइप WW हो सकता है जिसमें एक बड़ा एक छोटा होगा, या इसका फिनोटाइप ये WW हो सकता है जिसमें इसके दोनों एलील प्रभावी होंगे। तो देखिए, और इसका संकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
दो लेते हैं, एक लिखते हैं यहाँ पे देखिए समयुग्मजी, ये अप्रभावी लेते हैं पुष्प, और एक और समयुग्मजी अप्रभावी लेते हैं। दोनों के बीच देखिए ये समयुग्मजी अप्रभावी है तो इसमें डब्ल्यू होगा, और इसको पेनेट वर्ग के माध्यम से देखिएगा तो इसमें से या तो ये डब्ल्यू आएगा या ये डब्ल्यू आएगा, मतलब दोनों तरफ से छोटा ही आएगा। और इसमें से देखिए इधर से इसमें से भी जाएगा तो एक छोटा जाएगा एक बड़ा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू और डब्ल्यू यानी एक बड़ा डब्ल्यू एक छोटा डब्ल्यू, इसमें का एक एलील एक दूसरा का। यहाँ पे देखिए यहाँ निकालने के लिए भी आपका एक बड़ा एलील एक छोटा एलील, यहाँ पे दोनों अप्रभावी एलील होंगे और यहाँ पे भी दो प्रभावी एलील होंगे, क्योंकि इसको आप डब्ल्यू जो छोटा वाला एलील है यानी डब्ल्यू है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर वाले से तो यही आएगा। तो इस बार देखिए क्या हो रहा है कि दो आपको कैसे मिल गए, गुलाबी पौधे मिल गए, जैसे आप बैगनी का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है तो दो बैगनी पौधे मिल जाएंगे। वैसे ही आप यहाँ पे भी देखिएगा तो ये देखिए दो बैगनी है, इसमें से अब दोनों की चूंकि बड़ा था तो या तो ये बड़ा वाला एलील जाएगा या फिर बड़ा, मतलब दोनों प्रभावी एलील ही जाएंगे। और ये दोनों क्या था, अप्रभावी थे। इसमें ऊपर वाला देखिए ये क्या थे, ये भी कैसे थे, अप्रभावी थे। तो अब इनमें से ये जो दोनों आएंगे वो अप्रभावी होंगे, तो पहला में क्या होगा, एक बड़ा डब्ल्यू एक छोटा डब्ल्यू, दूसरा में भी एक बड़ा छोटा, यानी चारों में एक ही तरह के एलील जाएंगे और चारों कैसा हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इससे यहाँ इसका देखिए कैसे जीनोटाइप पता चल रहा है। अगर सभी पौधे बैगनी हो जाए इसका मतलब इसका फिनोटाइप क्या है, इसका फिनोटाइप है डब्ल्यू बड़ा वाला। और अगर दो बैगनी कलर के हों और दो सफ़ेद कलर के हों तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा, एक बड़ा डब्ल्यू एक छोटा डब्ल्यू। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम प्रभाविता के नियम का। तो आपको यहीं से वो भी समझ में आ जाएगा। उन्होंने जब ये प्रयोग किया था तो यहाँ पे देखिए पहली पीढ़ी में क्या हुआ था, कोई एक पौधा का जो एलील था वो प्रभावी था और दूसरा पौधा का था वो अप्रभावी था। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या है, चारों पौधे लंबे हुए, यानी क्या था कि लंबे पौधे का जो एलील था वही प्रभावी था। ठीक है, और जो बौने पौधे का एलील था वो अप्रभावी था। तो इस आधार पे उन्होंने कहा कि जब दो पौधों को यानी दो पौधे के विपरीत लक्षण वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें से किसी एक का ही जीनोटाइप या फिर कोई फिनोटाइप यानी एक ही का एलील प्रभावी रहता है, दूसरा का अप्रभावी रहता है। जैसे यहाँ के मटर के पौधे पे उन्होंने जब प्रयोग कराया तो लंबे पौधे के ही एलील जो थे वही प्रभावी थे, बौने पौधे के जो एलील थे वो अप्रभावी थे। तो उन्होंने कहा क्या होगा कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो कोई एक ही पौधा का एलील प्रभावी रहता है और दूसरा अप्रभावी होता है। इस नियम को उन्होंने कहा प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं जो अगला नियम है ये विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम यानी जिसे हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसको भी आप उसी प्रयोग से समझिए। उन्होंने क्या किया, अब F1 पीढ़ी की बात खत्म हो गई, आते हैं F2 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में तो आपको समझ लिया था कि क्या हुआ था कि केवल लंबे पौधे हुए थे, लेकिन अब देखिए F1 पीढ़ी में क्या हुआ था, कोई एक प्रभावी था और दूसरा अप्रभावी था। जैसे केवल लंबे पौधे बने थे, छोटे पौधे यानी बौने पौधे एक भी पौधा नहीं बना था। बौने पौधे को नाटा पौधा भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, तो आप मतलब बौना कहिए या फिर नाटा कहिए तो सेम चीज है। तो कहीं पे भी बौना पौधा या फिर नाटा पौधा नहीं मिला था, केवल लंबे पौधे मिले थे। लेकिन जैसे उन्होंने F2 पीढ़ी का संकरण कराया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसमें क्या हुआ कि लंबे पौधे भी बन गए और छोटे पौधे भी बन गए। तो आखिर ऐसा हुआ क्योंकि पहली पीढ़ी में तो केवल लंबे बने थे, तो उसके बाद भी अगर लंबा वाला प्रभावी था तो F2 पीढ़ी में भी लंबा वाला प्रभावी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो गया। क्या हुआ कि जब दूसरी पीढ़ी का प्रयोग हुआ तो उसमें एक शुद्ध लंबा बना और एक शुद्ध बौना बना, और जो दो बने वो मिश्रित लंबे थे। यानी ये फिनोटाइप के आधार पर नहीं, जीनोटाइप के आधार पर बताया जा रहा है। फिनोटाइप के आधार पे अगर हम फिनोटाइप के बारे में बताएं, फिनोटाइप के आधार पे तो तीन पौधे लंबे बने थे और एक पौधा छोटा बना था।
जबकि जीनोटाइप की बात कीजिएगा, जीनोटाइप का बात कीजिएगा तो जीनोटाइप में एक पौधा था जो शुद्ध लंबा था, दो पौधे मिश्रित लंबे थे और एक पौधा था वो बौना था। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ, उनका कहना था कि जब F1 पीढ़ी हो जाता है, मतलब F1 पीढ़ी में जब संकरण कराया जाता है तो भले ही एक जीन अभिव्यक्त न हो, यानी एक प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी हो, लेकिन दोनों कभी मिश्रित नहीं होते, दोनों अलग अलग रहते हैं। यानी एक जीन के लिए जो दो एलील है, मतलब किसी विशिष्ट लक्षण के लिए जो दो एलील है, जैसे यहाँ पे भी दो एलील है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये दोनों एलील एक साथ रहते जरूर हैं लेकिन आपस में मिश्रित नहीं होते, और जब जनन की क्रिया होती है तो वे अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, देखिए जो स्मॉल वाला टी है यानी बौने पौधे का जो एलील था वो अप्रभावी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अप्रभावी है तो लंबे वाले में जाकर मिल गया और मीडियम साइज का पौधा बना दिया, ऐसा नहीं था। पौधे लंबे ही थे लेकिन उसमें जो ये स्मॉल वाला यानी बौने पौधे का जो एलील था वो अप्रभावी था, यानी उसके साथ चिपका हुआ था, लेकिन भले ही अभिव्यक्त नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही F2 पीढ़ी का संकरण हुआ तो यह भी अभिव्यक्त हो गया, यानी लंबे पौधे भी बने और छोटे पौधे भी बने। और उसमें क्या हुआ, यानी उनका कहना क्या था, और वो जो अपने प्रयोग के माध्यम से समझाए कि F1 पीढ़ी में भले ही कोई एलील, मतलब किसी जीन का एलील अभिव्यक्त नहीं हो, लेकिन वो मिश्रित नहीं होता है, दोनों एलील स्वतंत्र रहते हैं और अगली पीढ़ी की जब जनन होती है उसमें वो स्थानांतरित हो जाता है। जैसे ये छोटा जो टी था, मतलब छोटे पौधे का जो एलील था वो अभिव्यक्त नहीं हुआ था, लेकिन जब F2 पीढ़ी का संकरण हुआ तो उसमें वह अभिव्यक्त हो गया। तो इसे कहते हैं विसंयोजन का नियम। चलिए अब तीसरा जानते हैं, तीसरा होगा, एक और नियम जानते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जिसे कहेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जानते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी दो विपरीत पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। अपूर्ण प्रभाविता में के साथ क्या होता है, उन्होंने मतलब मटर के अनेक सारे जो गुण होते हैं उन पर सारा प्रयोग किया, लेकिन जब उन्होंने समान के पुष्प पर अपना प्रयोग किया तो वहां पे उनको दूसरा रिजल्ट देखने को मिला। कैसे मिला, जैसे देखिए समान का पुष्प होता है, वो उन्होंने जो लक्षण लिया वो क्या होता है, लाल होता है और सफेद होता है, लाल और सफेद होता है। लाल को उन्होंने RR एलील से दिखाया और सफेद को उन्होंने स्मॉल RR से दिखाया। जब दोनों के बीच उन्होंने संकरण कराया, दोनों के बीच उन्होंने जब क्रॉस कराया तो देखे कि पहली पीढ़ी में जो पौधा हुआ उनका वो केवल कैसा हो गया, वो हो गया गुलाबी। अब देखिए यहीं पे अंतर आ गया, पहली पीढ़ी में क्या होना चाहिए था, या तो F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी में क्या होना चाहिए था, या तो पौधे को लाल होना चाहिए था या फिर सफेद होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पौधा क्या हुआ था, लंबा हुआ था, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक ही गुण आना चाहिए था इस प्रभाविता के नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, किसी एक का नहीं, दोनों का गुण आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए न लाल पौधा, न लाल पुष्प बना न सफेद पुष्प बना, पुष्प कैसा बन गया, गुलाबी। क्यों, क्योंकि कुछ गुण लाल वाले आ गए और कुछ गुण सफेद वाले आ गए और दोनों गुण मिलकर के कैसा हो गया, गुलाबी पौधा बना लिया। तो क्या हुआ, F1 पीढ़ी में केवल गुलाबी पौधे बन गए। तो यहाँ पे तो उनका नियम ये जो था प्रभाविता और कार्य नहीं किया, तो इसको उन्होंने कहा कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। यानी किसी पुष्प में क्या होता है या किसी पौधे में जब दो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों के आंतरिक गुण आ जाते हैं और पौधा कोई तीसरी प्रजाति का हो जाता है, मतलब तीसरे तरह का हो जाता है। जैसे लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले स्वान के पुष्प में जब संकरण कराया गया तो पहली पीढ़ी के बाद गुलाबी पौधे बने। अब क्या किया गया, इनके बीच फिर से F2 पीढ़ी का संकरण कराया गया। और इसको मैं आपको यहाँ पे प्लेट वर्ग के माध्यम से समझा देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो मान लीजिए कि इधर वाला जो इधर एक
नर पुष्प को ले लेते हैं। देखिए नर पुष्प को दिखाने के लिए ऐसा चिन्ह बनाते हैं, सर्किल देकर के उस पर एरो का चिन्ह, और मादा पुष्प को दिखाने के लिए सर्किल बना के उसके नीचे ये प्लस का चिन्ह बनाते हैं। 2 पुष्पों को लिया गया था। गुलाबी जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, तो इसे 4 पुष्प प्राप्त होंगे, अनेकों प्राप्त हो सकते हैं। तो उनका सभी पौधे जो थे F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी थे। अब इनके एलील को हम लोग ले लेते हैं। तो एलील क्या था, R और स्मॉल r था। इधर भी क्या था, तो इधर भी एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। अब देखिए F2 पीढ़ी में क्या हुआ, ये दोनों हुआ। इन यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R R आता है। यहाँ के लिए कैपिटल R और एक स्मॉल r, यहाँ के लिए भी एक कैपिटल R एक स्मॉल r, और यहाँ के लिए ये दोनों स्मॉल r। इसको पेनेट वर्क कहते हैं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, सॉरी सेकंड वाला जो दूसरा पार्ट है, उसमें मैंने आपको काफी अच्छे से ये सारा कुछ बताया है। तो अब देखिए जो दोनों R R है कैपिटल, ये दिखा रहा है कि पौधा कैसा था, तो पौधा लाल था। और दोनों जो स्मॉल स्मॉल है, ये दिखा रहा है कि जो पौधे का पुष्प था वो कैसा था, ये सफेद था। लेकिन जो ये R और ये R है, ये दिखा रहे हैं कि इनका क्या था, गुलाबी था। तो यानी F1 पीढ़ी में सारे पौधे गुलाबी हुए, उनके पुष्प गुलाबी हुए। लेकिन F2 पीढ़ी में क्या हुआ, एक पौधा लाल प्राप्त हुआ, 2 पौधे गुलाबी हुए और एक पौधा सफेद प्राप्त हुआ। और इसको उन्होंने कहा कि ये अपूर्ण प्रभाविता है, यानी अपूर्ण प्रभाविता होती है, यानी दोनों में से कोई एक गुण नहीं आता, बल्कि दोनों में से आंशिक गुण आ जाते हैं। इसको उन्होंने कहा कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कुछ काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई सुझाव हो वो भी बताइएगा। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।